अगर आप तो ये तो सीधे तौर पे लापरवाही है, लापरवाही के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और मैंने पहले भी जैसे कहा, ये पता होता है हमको कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अगर हत्या का मामला दर्ज करवाया जाए और 2-4 बार भी अगर ये काम हो जाए, हम सख्त तौर पर कर सके, तो निश्चित रूप से वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और हम पर कर पाते हैं। देखिए, मेरी ओर से तो मैं यूं कहूं कि मेरा तो कार्यकाल शायद जाना भी इसी बात के लिए जाता था कि मैंने अधिकारियों के साथ, उनके अगेंस्ट, जहां जहां मुझे लापरवाही नजर आई, मैंने बहुत उनके खिलाफ अगेंस्ट कार्रवाई की और हुई भी। मैं यूं भी नहीं कहूंगी कि ठीक है सब कुछ एक बार में ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन मेरे समय पे चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आरएएस हो, अगर उसने लापरवाही की है तो उसको उसकी सजा भी भुगतनी पड़ी है। तो मेरे को लगता है कि ये इस तरह की सोच जो है वो होनी चाहिए। हमको किसी भी लेवल पे अधिकारियों को संरक्षण देने की जगह उनकी जवाबदारी है। आपको क्या लगता है अभी जो चीजें दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं, उसका बहुत बड़ा कारण यही है, दिया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों को आप खुद इनके बोर्ड मीटिंग्स में उठा के देखेंगे, इन्हीं के पार्षद मेयर के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि आप डीवीजी कंपनी से क्या फायदा हो रहा है कि वो सफाई भी नहीं कर रही, फिर भी आप उसको पेमेंट किए जा रहे हो। तो अगर आपके खुद के पार्षद ही आरोप लगा रहे हैं इन चीजों को लेकर कि अभी आप रिसेंटली देखिए, मेयर खुद पहुंचते हैं वहां पे सीधे तौर पर इनको नाले की सफाई की लापरवाही साफ तौर पे मिल जाती है और आप अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने से कतरा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को संरक्षण देना दिखाई देता है। कमजोर हो रहे हैं, करप्शन के आगे मेयर कमजोर हो रहे हैं, आप आरोप लगा रही हैं। बिल्कुल, मेरा सीधे तौर पर आरोप है। दो बातें हैं यहाँ पे कि क्या वास्तव में करप्शन है और करप्शन नहीं है तो फिर चीजें दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही है? जिम्मेदारी है, सीधा आरोप लगा रही हैं ज्योति जी की जब भ्रष्टाचार होता है तो मुंह नहीं खोल पाते हैं, दबके रहते हैं। आज अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं? जिस रेलिंग को ठीक करने का काम, नाले को ठीक करने का काम अगर किसी अधिकारी का है तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं वो? नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट दो बातें हैं। एक कुछ अपर रोड पे, लेकिन टेम्परेरी मेंटेनेंस की बात है ये तो। उन दोनों मेंटेनेंस का काम भी होता है। जो लोग आरोप लगाते हैं उन्होंने वो पूरे टेंडर की शर्तें नहीं पढ़ी होती है, उनको ये पता नहीं होता है कि इसमें जो वर्क ऑर्डर मिला है उसको कहाँ कंप्लीशन है। तो यही बातें हैं। दूसरी बात नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि वही टेक्निकलिटीज हैं जिनका फायदा लोग उठा लेते हैं। अल्टीमेटली जो बिलो अंडरग्राउंड जो डेवलपमेंट है, सीवर लाइन है, ड्रेनेज सिस्टम है, पाइप फिटिंग है, वो सब जाती है। स्मार्ट सिटी जो माननीय मोदी जी की परिकल्पना है, उनको सबको कंजेस्टेड एक जगह करके और उसमें पोल नाला बना के और उसमें शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वो बार बार उसमें गड़बड़ ना हो। यही प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी की उपादेयता सिद्ध करता है कि आप शहर में देख रहे हैं अंडरग्राउंड पूरी परेशानी के अलावा कुछ नहीं भुगत रहे। मनीष जी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि स्मार्ट सिटी आनी चाहिए। इन लोगों ने कुछ उस समय मेट्रो कुछ अलग प्लान किया था, न्यू जयपुर या इस तरह का कुछ। आप लोग स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट नेशनल लेवल पे लेके आए हुए हैं, बहुत सारे शहरों को किया, लेकिन आप 2400 करोड़ रुपए का आपने बजट दिया। जयपुर शहर को चाहिए 3620 करोड़ या 4200 करोड़ रुपए ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो आप क्या करेंगे? और आपका तो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें अभी किशन पॉल को जैसे खुदाई करके वापस उसको करना ठीक है, ये सारे भी हैं आप लोगों के उसमें। तो ये स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट तो लेकर के चले गए, लेकिन आप पे पहले उसे दुरुस्त कैसे करेंगे? सेहत अगर आपको दुरुस्त रखनी है, आपको हाथ पांव भी ठीक रखने पड़ेंगे, मुंह के दांत पे आपको ठीक रखने पड़ेंगे। ऐसे संभव कैसे होगा? इस सपने कैसे साकार कर पाओगे आप लोग? नहीं, निश्चित तौर पर ये जो रेगुलर प्रोसीजर चल रहा है उसके कारण हालात सुधरेंगे। जहां पर ये सही बात है कि चलती आबादी, घनी आबादी के इलाकों में चलती सीवर लाइन के बीच में उसको चेंज करना, ट्रेंचलेस सिस्टम से उसको डेवलप करना बहुत टिपिकल काम है, लेकिन अब इस तरह के साधन आए हैं जिसके कारण हो रहा है। सवाल यह है कि प्रोविजन लेके आने पड़ेंगे और इसको बदलने के लिए कुछ धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये होगा भी। आपने देखा है कि पहले तो बहुत छोटी सीवर लाइन थी, उस समय आबादी कुल मिला के जयपुर की 5 लाख थी और अभी वो बढ़कर 60 लाख हुई है। सर, वर्तमान पे तो चल रहे हैं, वर्तमान में तो बात करना चाह रहे हैं। पहले राजा को एक टैक्स देना पड़ता था, 9 टैक्स दे रहे हैं। सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ मनीष जी से, जिस बात का धैर्य की बात इन्होंने कही, पिछले 20 सालों से नगर निगम में बोर्ड बीजेपी का ही रहा है। अब जनता को और कितना धैर्य रखना है, कितने और साल बीजेपी को बोर्ड बनाने के लिए दे दे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो चुके? ये बताएं आप, पिछले 20 सालों से आप ही का बोर्ड बनता है। मैं प्रस्ताव रखा, उस दिन उसको पास किया, बोर्ड बीजेपी का ही था ना? बात हुई, मैंने कहा बोर्ड बीजेपी का था। तो आप 5 साल महापौर रहने के बाद पल्ला झाड़ लेंगे, हमको तो पता नहीं। नहीं तो बीजेपी 20 साल से रहे और जिम्मेदारी स्वीकार ही नहीं करे। मैं तो मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ, मैं तो बता रहा हूँ धैर्यपूर्वक करना पड़ेगा। लेकिन कितना धैर्य आप ये बताओ कि
आप रोल ही निभा सके 5 साल। मैंने पूरा रोल निभाया। अधिकारियों को भी लगाम लगी मेरे समय पर। होने के बाद तो समस्याएं खत्म हो जानी चाहिए थी। नहीं हुई ना, ठीक चल रहा था, नहीं हुई ना, क्योंकि आप लोगों ने वापस स्थितियां वही कर दी। ऐसा नहीं है कि वही लाके खड़ा कर दिया। आप वही भ्रष्टाचार को आपने खत्म कर दिया। आप उस समय भी अधिकारियों को संरक्षण देते थे। जब मैं अधिकारियों के अगेंस्ट लड़ती थी तब भी आप संरक्षण नहीं देते थे, बचाने की कोशिश ही करते थे। कर रहे हो दंडीधर वो आदमी काम करने वाले हैं जिनको भी भेज रहे हो, तो वो अल्टीमेट। अच्छा, मतलब आपको लगता है जो जेल गए वो काम करने वाले लोग थे? जा रहे थे, उनको जाना ही था, वो नहीं कह रहा। और आपके अलावा भी गए जो असवाल, जो IAS गए। नहीं, मैं तो सब गए, सब तरह के अधिकारी गए, IPS भी गया, आपका करने का कुछ नहीं है। बीजेपी की सरकार ने 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए करी, इसके कारण अधिकारी पहली बार पूरे भारत में ड्रॉप कर दिया। अब जो ड्रॉप की बात है वो तो आप ये बताओ, 1 साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो पालना क्यों नहीं हुई इसकी? वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए थे। अगर वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद कैंसिलेशन के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। सीमेंट लाइन तक मत अटकिए, मैं तो आज ही की बात करती हूँ। 15 दिन पहले आप लोग मत अटकिए। मैं कह रही हूँ कि आदमी को आराम से मौत के लिए तैयार किया जाता है कि बिल्कुल हत्या के रूप में। अभी मालवीय नगर के अंदर कालगिरी रोड से पीकॉक गार्डन तक सड़क की खुदाई की गई 2 महीने पहले। उसके बाद सड़क को वैसे ही छोड़ दिया गया। 10 दिन पहले अखबार में आया कि सब उस सड़क को वैसे ही पड़ी हुई है। रोज इतने गड्ढे उसके अंदर हो गए कि लोगों के उसमें फिसलने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद हल्का सा उसके ऊपर कंक्रीट डाल दी गई। अब वो रोडी जो बारिश आई तुरंत बिखर रही है। इतने गड्ढे हैं कि वहां पर कोई ना कोई एक आध दिन में मनीष जी कोई ना कोई मौत का ग्रास उसके अंदर से वहां पे होगा। मैं एक बार शर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं कई जगह पर ये मैं जगदीश जी के पास जाना चाहूंगा। मैं शर्मा साहब आपसे जानना चाहूंगा, आपको कोई याद है ऐसा कि खासकर इस मोमेंट के लिए, ये तो बात मैं एक सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम की कर रहा हूं, नंगे तार, सड़कों का खुदना, सड़कें धंस जाना, ये तो अलग चीजें हैं, उन पर तो हम चर्चा ही नहीं करना चाह रहे। सिर्फ मैं पानी की बात कर रहा हूं, निकासी की। अभी तो ऐसा क्या होता है कि हम अधिकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं। बचाने का मेरा कहने का मतलब इस वजह से है कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो सीधी सी बात, या तो आप बचा रहे हैं उनको या नजरअंदाज कर रहे हो जनता की परेशानी को। अधिकारियों को बचाने का प्रश्न नहीं, अधिकारियों की पोस्टिंग मोनोपोली के रूप में होती है। सीएम के यहां से होती है, लोअर लेवल के जितने भी आपके जनप्रतिनिधि है ना, उनके कहने से किसी अधिकारी की पोस्टिंग नहीं होती है। सब कुछ सिंगल मैन शो है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। जितने भी की पोस्टें हैं, मलाईदार पोस्टें हैं, उन पर सबकी पोस्टिंग ऊपर से होती है। तो अगर मेयर या अन्य जनप्रतिनिधि कुछ करना भी चाहे, पावर नहीं कर सकते, तो पावर तो से निर्देश लेते हैं। तो नंबर 1, नंबर 2 74वां अमेंडमेंट है संविधान का। सत्ता के जो स्रोत है साहब, मेरी बात सुनिए, वो ऊपर से चलते हैं। जिस एजेंसी को मेयर चाहता है या जिस एजेंसी को लोअर प्रतिनिधि चाहते हैं कि इसको ठेका दे दिया जाए इसका, वो उसको नहीं मिलेगा। ऊपर से निर्देश आएंगे इसको दे दीजिए, चाहे कोई सरकार हो। ये और उसका कारण क्या है, जब वो उस एजेंसी को देंगे तो वो एजेंसी सबलेट करती है, तो वो फिर लोकल ठेकेदार। हमारे यहाँ देखिए संविधान की शपथ ली जाती है, ये भी कहा जाता है कि हम किसी से द्वेषता नहीं रखेंगे। 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ, स्थानीय निकाय पंचायती राज को मजबूत करने के लिए आया वो। तो इन लोगों के क्या राइट्स नहीं मिले हुए हैं? मिले हुए हैं तो क्या उपयोग नहीं कर पाते हैं, या ऊपर से बंदी से ऐसा है? सब कुछ आप देखिए, दिखने में तो ये लग रहा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि देश में वन मैन शो चल रहा है। कांग्रेस के टाइम से सीएम बनता है, रूल ऑफ बिजनेस चेंज कर देता है, सारी फाइलें सीएम की अप्रूवल के बिना मंत्री नहीं निकाल सकता। आप निकलवा के दिखवा लो कोई फाइल। जो पॉलिसी मेकिंग की फाइल है, रूल ऑफ बिजनेस चेंज किया हुआ है अशोक गहलोत के टाइम से ही, कि रूल ऑफ बिजनेस सारी फाइलें अशोक गहलोत को दिखाई जाएंगी, फिर इंप्लीमेंट हो गया। ऐसे मैडम के टाइम में तो रूल ऑफ बिजनेस चेंज कर देंगे तो मंत्री भी ऐसा ही होगा और नीचे के जनप्रतिनिधि भी ऐसा ही होंगे। पहले सुखाड़े जी के टाइम आप देखिए, उनके उसके बाद के जो थे सब विकेंद्रीकरण था। कुमाराम जी ने शासन किया, हाथ पे लिख के दे देते थे इसका काम कर देना, काम होता था कि नहीं, क्योंकि एसीआर आईएएस के एसीआर वो भरते थे मंत्री, तो मंत्रियों के प्रति लॉयल होता था। अब एसीआर तो सीएम भरेगी, तो फिर क्या करेंगे अधिकारी? अधिकारी आपके प्रति क्यों लॉयल रहेंगे? उल्टा आपके को नेग्लिजेंट करे, तब ईगो की लड़ाई हो जाती हो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में। आज इतने पार्षद बने हुए हैं, कांग्रेस के बड़े थे, इनके बड़े थे, पार्षद क्या काम करवा सकते हैं बताइए आप मेयर की कह रहे हो, मेयर को इतनी पावर है क्या? मेयर सारी नीतियां ऊपर से आती हैं, मेयर को इंप्लीमेंट करना पड़ता है और वही करना पड़ता है जो ऊपर करता है। तीसरे दिन मेयर नहीं रहेगा। तो पानी नहीं निकासी के वजह ये भी माने कि किसी को परवाह नहीं है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल,
अधिकारियों की जवाबदेही ऊपर है, जनप्रतिनिधियों के प्रति नहीं है, और इसीलिए ये सारा मामला फैला हुआ है। जिस दिन लोकल लेवल के जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही अधिकारियों के तय हो जाएगी, आप देखना सिस्टम सब ठीक हो जाएगा। चलो शर्मा साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो जयपुर के लिए स्मार्ट सिटी प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उससे फंड भी आ रहा है, बाकायदा पैसे भी आए भी हैं, आगे खर्च भी किए जाएंगे, जो एक दावा है सरकार का। क्या इससे कुछ सिस्टम थोड़ा सा दुरुस्त होगा? या दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और होती है कि आप हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं कि आपके पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, या ये नहीं हो पा रहा है, हमारे पास में एक पर्टिकुलर एक बजट होता है, उस बजट में प्रायोरिटी नहीं आपकी कि आपको ड्रेनेज सिस्टम के लिए पहले खर्च करना चाहिए, ये भी तो स्मार्ट सिटी का पार्ट है। आपने उसका दूसरे उसको बिल्कुल एक लुक देने के लिए आपने पैसे खर्च कर दिया उसमें। पहले तो पानी निकासी या पीने के पानी की व्यवस्था या कुछ और सुदृढ़ीकरण जो स्टैंड करता हो नई चीजों से पहले, क्या हमें इस पे ध्यान देना चाहिए? पैसा तो आपके पास लिमिट है, फिर आप हाथ खड़े कर देंगे, पैसे नहीं हमारे पास साहब। इसमें जो सिस्टम आप बता रहे हो, ड्रेनेज सिस्टम जो पहले जयसिंह जी के टाइम में था, उसको अब नई आबादी के साथ लिंक करने का पहला काम सर्वोच्च प्राथमिकता पे होना चाहिए था। पूरा की पूरा जयपुर परकोटे से बाहर बस गया, तो उस परकोटे से बाहर जो जयपुर बसा हुआ है उसको ड्रेनेज सिस्टम से लिंक करने का पहली प्रायोरिटी थी, वो नहीं हुआ। अच्छा, उसका कारण भी है, कई सरकार की तो उस जगह जैसे कई जगह आबादी ग्रीन फील्ड बता दिया उन्होंने, साहब ये इकोलॉजिकल जोन है, वहां इकोलॉजिकल जोन में निर्माण नहीं हो सकते, जेडीए परमिशन नहीं दे सकती, नगर निगम नहीं दे सकती, वहां पूरी पूरी आबादी बस गई। अब वहां ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करें तो कैसे करें बताइए आप? अवैध निर्माण जहां हुए हैं, उन अवैध निर्माणों को कैसे लिंक करेंगे? मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि आपके पास में 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ रुपए आपको खर्च करने हैं। हमारे यहाँ पे सिस्टम क्यों ऐसा है कि नए कामों में हाथ डालते हैं, पहले की जो चीजें कम से कम उनको भी तो दुरुस्त करें? अभी भी यही दिखाई दे रहा है। दुरुस्तीकरण के लिए साहब तो दोनों ज्योति जी के पास में जाना चाहूंगा। ज्योति जी, क्या आपको लगता है कि आज जो विकास के कार्य चल रहे हैं निगम जेडीए क्षेत्र में कहीं पे भी चल रहे हैं, क्या हमारी प्राथमिकता में ये चीजें होनी चाहिए या उसकी प्लानिंग करनी चाहिए कि जो पैसा है कम से कम हम इसको इस तरह से यूज करें? मैं शर्मा जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जयपुर हमारा इतना सवाई जयसिंह जी के टाइम पे इतना प्लान बसा हुआ शहर है। क्यों प्लान बसा हुआ है? कि पहले शहर बसा, फिर लोग आकर के रहे। शहर बस गया, सड़कें बन गई, सीवर लाइन डल गई, फिर लोग उसमें आकर के बसे। तो एक प्लान आज भी अगर हम स्थिति देखते हैं तो परकोटे में पानी भरे भले ही इतनी, आप ये भी कहें कि 5 लाख से आज वहां की आबादी 30 लाख के आसपास हो गई, 25-30 लाख के आसपास हो गई, लेकिन फिर भी आज भी अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा अगर तेजी से अगर पानी कहीं से ड्रेन हो पाता है तो वो परकोटा है। बाकी के शहर से परकोटे की स्थिति इस मामले में थोड़ी ठीक नजर आती है। अब बिल्कुल ठीक बात बोल रहे थे शर्मा जी, होना ये चाहिए कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो और फिर लोग उसमें आकर के बसे और फिर सौंदर्यीकरण हो उस जगह का। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ उल्टा ही सिस्टम चलता है, पहले सौंदर्यीकरण टाइप कुछ हो जाता है, फिर लोग वहां पर आकर के बस जाते हैं और उसके बाद हम जो मूलभूत आवश्यकता है उनके डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। तो ये प्लानिंग जो है ना, वही हमारी उल्टी तरीके से शुरू हो चुकी है और ये बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारी इन व्यवस्थाओं के दुरुस्तीकरण में बहुत ज्यादा आड़े आती है। और प्लानिंग के स्तर से ही अगर वहां से गड़बड़ियां शुरू हो जाएंगी तो निश्चित रूप से आगे ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी। मैं तो बिल्कुल चारू जी की बात से भी सहमत हूँ। आप विधानसभा के सामने वाली जो रोड है, जैसे जनपथ कहा जाता है, मुझे लगता है सबसे वीआईपी कौन सी रोड हो सकती है? सबसे ज्यादा वहीं से गुजरते हैं लोग, वहीं जाते हैं। वहां पर जो बारिश में जो साइड में पानी इकट्ठा होता है, उस पानी का कोई ड्रेनेज नहीं है, वो पानी धूप से ही सूखता है, चाहे वो 2 दिन में सूखे, चाहे 3 दिन में सूखे, चाहे वो लेकिन वो चूंकि वीआईपी रोड है इसलिए वो सड़क तुरंत बन जाती है, बाकी जगह पर जनता परेशान होती रहती है। लेकिन ऐसी जगहों पर भी अगर ड्रेनेज सिस्टम, अगर हम उसका स्लोप सही नहीं दे रहे, मतलब बहुत छोटे छोटे से उपाय जो कि सिविल इंजीनियर्स को करने चाहिए। आप देखिए, स्लोप प्रॉपर हो तो आपका नाले में से पानी प्रॉपर ढंग से तेजी से निकल जाए, हो सकता है कुछ टाइम लगे लेकिन निकल जाए, लेकिन वो नहीं होता। और हम जिम्मेदार है इसके लिए, कौन तो जिम्मेदार होगा? जिम्मेदारी किसकी बनती है इसके लिए? निश्चित रूप से वो अधिकारी। मैंने तो बार बार आपको कहा, एक सड़क जो बन रही है उस वक्त वहां पे जेईएन, एईएन, एक्सीएन वहां पर है, उसका ड्रेनेज सिस्टम भी जब बना था तब वो वहां पर था। अगर वहां पे गड़बड़ है तो आपको सीधे तौर पे उस जेईएन, एईएन, एक्सीएन के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। जिस दिन अधिकारी को ये डर हो जाएगा, मैं इसके लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक अवैध बिल्डिंग बनती है, उस अवैध बिल्डिंग को अवैध मान लिया जाता है, पूरी बिल्डिंग बन जाती है, उसमें से कुछ फ्लैट्स लोग खरीद भी लेते हैं, उस बिल्डिंग को अवैध मान करके तोड़ भी दिया जाता है।
नुकसान किसका हुआ? जिसने गलत किया निश्चित रूप से टूट गई, हम एग्री इस बात से। फ्लैट वाले ने को गलत बिल्डिंग को चक्कर खरीद लिया, आपका नुकसान कर दिया, उसका एग्री। लेकिन जिस अधिकारी के समय पर वो बिल्डिंग इतनी बड़ी खड़ी हो गई, उसके खिलाफ हम एक्शन नहीं लेते। जिस दिन आपने